सूर्यगढ़ राज्य के रतनपुर गांव में राघव नाम का एक गरीब चाबी बनाने वाला अपनी पत्नी शांति और अपनी बेटी काव्या के साथ रहा करता था। राघव अपनी कटर मशीन से चाबी को लगातार घिसे जा रहा था कि तभी उसकी बेटी काव्या वहां आ पहुंची। पिताजी, माँ की तबीयत बहुत खराब लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? चलो चलकर देखते हैं। राघव ने अपना काम वहीं छोड़ दिया और बिना देर किए अपनी बेटी के साथ तुरंत शांति के पास भागा। शांति, क्या बात है शांति? क्या तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे ये पीड़ा मेरी जान ही ले लेगी। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हौसला रखो शांति, तुम फिक्र मत करो। मैंने वैद्य जी को यहाँ बुलवाया है, वो बस पहुँचते ही होंगे, है ना? थोड़ी ही देर इंतजार करने के बाद वैद्य जी वहां पहुंच गए। जी आइए आइए वैद्य जी, मैं बड़ी व्याकुलता से आपका ही रास्ता देख रहा था। मसला यह है कि आज सुबह से मेरी पत्नी तकलीफ से तड़प रही है। आखिर इतना वक्त बीत जाने और इलाज होने के बावजूद इसकी सेहत में सुधार क्यों नहीं आ रहा? देखो राघव, तुम्हारी पत्नी को एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कम लोगों को होती है। इसका इलाज सिर्फ एक खास जड़ी बूटी से ही किया जा सकता है। वो औषधीय पौधा यहाँ पास के जंगलों में ही पाया जाता है। अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि वो मिलेगी कहाँ। मैं उसे कहीं से भी खोज कर ले आऊंगा। आप मुझे बस वो स्थान बताइए। देखो राघव, तुम्हें उस बूटी की ठीक से परख नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो। वो जड़ी बूटी अक्सर बारिश के दिनों में ही पनपती है और अभी बरसात का ही वक्त चल रहा है। उसकी सही पहचान सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और अगर वो बूटी हमें जंगल में नहीं मिली तो वैद्य जी, क्या? अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम्हें वो बूटी खरीदने के लिए सूर्यगढ़ की सबसे बड़ी औषधालय जाना पड़ेगा। पर एक बात गांठ बांध लो राघव, वहां उस जड़ी बूटी की कीमत चांदी की 20 मुद्राएं होगी। उससे एक भी कम नहीं लिया जाएगा। इतना सुनते ही राघव गहरे सोच विचार और परेशानी में डूब गया। थोड़ी देर बाद वैद्य जी राघव की बेटी को अपना सहारा बनाकर साथ लेकर जंगल के रास्ते की तरफ चल दिए। बहुत चलने के बाद काव्या और वैद्य जी घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। बेटी काव्या, तुम जाकर उस बड़ी चट्टान पर बैठ जाओ। मैं तब तक उस बूटी को तलाश करने की कोशिश करता हूँ। मुझे वापस आने में थोड़ा समय लग सकता है। बस याद रखना, यहाँ से कहीं दूर मत जाना, समझे? जंगल बहुत डरावना है, इसलिए वहीं शांति से बैठी रहना। ठीक है वैद्य जी, मैं यहीं पर आपका इंतजार करूंगी। उस दुर्लभ औषधीय पौधे की तलाश में वैद्य जी ने साहस बटोरते हुए घने जंगल की ओर चले गए। काव्या कुछ समय तक तो उस पत्थर के ऊपर बैठी रही, मगर थोड़ी देर बीतने के बाद वो आसपास यहाँ वहाँ घूमने लगी। तभी अचानक काव्या की निगाह दूर दिखाई दे रही एक रहस्यमयी और मायावी गुफा पर जा टिकी। ये गुफा तो देखने में बहुत ही अजीब और अनोखी लग रही है। अपनी जिज्ञासा को न रोक पाने की वजह से काव्या धीरे धीरे उस गुफा के नजदीक जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ राजा वीरेंद्र अपने सेना नायक के साथ सघन वन के रास्ते से होते हुए ठीक उसी गुफा के समीप जा पहुंचे। सेना नायक के घोड़े की पीठ पर एक अत्यंत बहुमूल्य संदूक लदा हुआ था। उसने बड़ी सावधानी से उस बक्से को नीचे उतारा। तो सेना नायक, क्या यही वो गुफा है जिसका जिक्र तुमने हमारे सामने किया था? जी महाराज, बिल्कुल यही जगह है। यहाँ ये खजाना पूरी तरह महफूज रहेगा। इस कंदरा के भीतर कदम रखने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि इसके चारों ओर अजीबोगरीब और डरावनी कहानियां मशहूर हैं। दशकों से पूरे राज्य में इस गुफा को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ती रही हैं। पर महाराज, मेरे मन में एक सवाल खटक रहा है। बताओ, तुम्हारे मन में किस तरह का सवाल खटक रहा? महाराज, मेरी नादानी को क्षमा करें, पर मेरी समझ से परे है कि आपने अपने पूर्वजों के सारे आभूषण दूसरे राज्य भेज दिए और उनके बदले में ये बहुमूल्य हीरे, जवाहरात और नीलम ले लिए जो इस बक्से में बंद हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि आपने ऐसा बड़ा कदम क्यों उठाया महाराज? सेना नायक, इस संदूक में रखे इन बेशकीमती रत्नों की चमक साधारण नहीं है। इनका मूल्य इतना अधिक है कि इनसे एक पूरे साम्राज्य का शासन और व्यवस्था वर्षों तक सुचारू रूप से चलाई जा सकती है। चूंकि तुम हमारे सबसे विश्वसनीय पात्र हो, इसलिए हम तुम्हें इस राज की सच्चाई को तुम्हारे सामने बता रहे हैं। सेना नायक, तुम्हें हमारे दरबार का वो गद्दार मंत्री तो याद ही होगा, जिसने हमारे खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था। ओह,
क्या आप उस धूर्त मंत्री चंदन सिंह का जिक्र कर रहे हैं महाराज? हाँ, बिल्कुल वही। हालांकि हमने उसे राजद्रोह के अपराध में राज्य से बेदखल कर दिया था और भारी अपमान के साथ राजमहल की चौखट से बाहर फिकवा दिया था। हाँ महाराज, पर मुझे डर है कि अब भी महल में कोई ऐसा गद्दार है जो छिपकर उस मंत्री की मदद कर रहा है। असल में बात यह है कि कुछ वक्त से राज खजाने से पैसा धीरे धीरे गायब हो रहा था। इसीलिए मैंने सारा खजाना दूसरे राज्य भेजकर उसके बदले ये कीमती रत्न ले लिए। जब तक मैं उस महल के गद्दार को पकड़ नहीं लेता, तब तक मैं चाहता हूं कि ये खजाना यहाँ सुरक्षित रहे। ओ, अब मुझे पूरी बात समझ में आई महाराज। चलिए फिर देर किस बात की, अब गुफा के अंदर चलते हैं। आइए महाराज, अंदर आइए। राजा वीरेंद्र और सेनानायक गुफा के भीतर चले गए। थोड़ी देर बाद दोनों गुफा के बिल्कुल बीचों बीच खड़े थे। जैसे ही राजा वीरेंद्र ने वो संदूक गुफा की जमीन पर रखवाया, उसी क्षण पूरी गुफा बिजली की कड़क और भूकंप जैसे भयानक झटकों से थर्रा उठी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो प्रलय स्वयं उस गुफा में उतर आई हो। बाप रे! संभालो, अपने आप को संभालो। सेनानायक, ये अचानक क्या होने लगा? ये गुफा ऐसे क्यों हिल रही है? महाराज, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है हमें तुरंत यहाँ से बाहर भागना चाहिए। जल्दी चलिए महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि इस गुफा की छत टूटकर हमारे ऊपर ही गिर जाए। आइए जल्दी बाहर निकलिए, चलिए जल्दी कीजिए। अगले ही पल वहां से रंग बिरंगी रोशनी की किरणें निकलने लगी और एक दरवाजा सा बन गया। देखते ही देखते वो खजाना उस दरवाजे के अंदर समा गया और दरवाजा बंद हो गया। अरे ये क्या हो गया सेनानायक? यहाँ अचानक ये दरवाजा कहाँ से आ गया? अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था। बाप रे बाप, देखिए महाराज, ये दरवाजा तो देखने में बहुत ही अजीब और जादुई लग रहा है। महाराज, ये क्या मायाजाल है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें किसी भी तरह यहाँ से फौरन बाहर निकलना होगा। चलिए महाराज, जल्दी बाहर आइए। राजा वीरेंद्र जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़े, तभी रंग बिरंगी रोशनी के बीच एक और नया दरवाजा वहां दिखाई देने लगा। सेनानायक, देखते ही देखते यहाँ तो दो दरवाजे बन गए। आखिर इस गुफा में ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज, अपने आप को संभालिए। गुफा अभी भी थरथरा रही है। हमें बिना देर किए यहाँ से बाहर निकलना होगा। चलिए महाराज, जल्दी कीजिए। आइए, भागिए यहाँ से। जैसे ही वे दोनों भागकर गुफा से बाहर आए, रंग बिरंगी रोशनी चमकी और गुफा का तीसरा मुख्य दरवाजा वहां दिखाई देने लगा। देखते ही देखते वो दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। राजा वीरेंद्र ये सब देखकर तंग रह गए। उन्होंने अपनी आंखें फाड़कर गुफा के उस आखिरी दरवाजे को बहुत गौर से देखा। उस दरवाजे पर एक बहुत ही अजीब सा ताला लगा हुआ था, जिस पर सूरज का एक निशान बना हुआ था। सेनानायक, तुमने गौर किया? जब पहला दरवाजा दिखाई दिया, तब उस पर कमल के फूल का एक अजीब सा निशान था। जब दूसरा दरवाजा आया तो उस पर त्रिशूल बना हुआ था और अब इस तीसरे दरवाजे पर तो सूरज का निशान बना है। ये सब बहुत ही अजीब निशान है। अब समझ नहीं आ रहा कि हम इन दरवाजों को खोलेंगे कैसे। महाराज, अब अगर एक तरफ से देखा जाए तो हमारा खजाना यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। जब भी हमें इस खजाने की जरूरत होगी, हम इसे खोलने की कोशिश करेंगे। अभी सबसे जरूरी तो यही था कि खजाना किसी गलत हाथ में ना पड़े। चलिए महाराज, अब हमें महल की ओर चलना चाहिए। आइए। उन दोनों को ये बिल्कुल पता नहीं चला कि दूर खड़ी राघव की बेटी काव्या ये सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही थी। काव्या तुरंत दौड़ती हुई उसी चट्टान पर वापस आ गई जहां वो पहले बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद वैद्य जी और काव्या गांव की तरफ वापस आ गए। घर पर राघव बड़ी बेसब्री से वैद्य जी का इंतजार कर रहा था। वैद्य जी को खाली हाथ देखकर राघव हैरान रह गया। वैद्य जी, आपके हाथ में मुझे वो जड़ी बूटी कहीं नजर नहीं आ रही है। वो कहाँ है? किस्मत खराब है राघव। पूरे जंगल का कोना कोना छान मारा, पर वो जड़ी बूटी कहीं नजर नहीं आई। तुम्हें तुरंत राज दरबार के औषधालय जाना होगा और वहां से वो दवा खरीदनी होगी। तुम्हारी पत्नी की जान बचाने का अब बस यही एक रास्ता बचा है। वैद्य जी की बात सुनकर राघव के होश उड़ गए और वो लाचारी में अपना माथा पकड़कर बैठ गया। अगली सुबह शांति ने चिंता जताते हुए राघव से कहा, जी, आप मेरी चिंता छोड़ दो। जो होना होगा वो हो जाएगा। हाँ शांति, अब क्या बोलूं, लगता है राज दरबार जाकर ही कोई काम ढूंढना पड़ेगा। इस गांव में रहकर तुम्हें पूरी जिंदगी भी रगड़ लूं, तब भी 20 चांदी के सिक्के नहीं कमा पाऊंगा।
अब शहर में ही जी तोड़ मेहनत करनी होगी। मैं आज ही वहां के लिए निकल रहा हूं और वापस तभी आऊंगा जब मेरे हाथ में वो जड़ी बूटी होगी। राघव अपना हथौड़ा और जरूरी औजार समेटकर जैसे ही घर की चौखट से बाहर निकला, तभी उसकी बेटी काव्या उसके सामने आ खड़ी हुई। पिताजी रुकिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, कहो क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? फिर काव्या ने बिना देर किए वो सब कुछ कह सुनाया जो उसने गुफा के पास अपनी आंखों से देखा था। ओ बेटा, ये राजमहल की बातें हैं और बेहतर होगा कि ये वहीं तक दबी रहें। जो कुछ भी तुमने देखा है उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। खबरदार जो गांव में किसी से भी इस बारे में कोई जिक्र किया। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? फिर राघव भारी मन से सूर्यगढ़ राज्य के राज दरबार की ओर निकल पड़ा। राघव अभी जंगल के आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि अचानक उसके कानों में घोड़ों के दौड़ने की आवाज पड़ी। आहट सुनते ही वो ठिठक गया और चौकन्ना होकर चारों तरफ देखने लगा। देखते ही देखते 3 घोड़े उसके करीब आकर रुक गए। उन घोड़ों पर 3 नकाबपोश लुटेरे सवार थे, जिन्होंने अपने चेहरे छिपा रखे थे। वे तीनों फुर्ती से अपने घोड़ों से नीचे उतरे। तभी उनके सरदार ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। उसे देखते ही राघव के होश उड़ गए और वो हक्का बक्का रह गया। अरे कौन हो तुम लोग और इस तरह मेरा रास्ता क्यों रोका है? हमें पहचाना नहीं? हम वो हैं जिनसे ये पूरा इलाका थर थर कांपता है। हम लुटेरे हैं। और तू कौन है और इस सुनसान जंगल में कहाँ जा रहा है? देखिए साहब, मैं तो एक मामूली सा ताले चाबी बनाने वाला हूँ। ताम की तलाश में राज दरबार की ओर जा रहा हूँ ताकि वहां अपनी सेवा से 2 पैसे कमा सकूं। सरदार ने एक तिरछी नजर अपने साथियों पर डाली और मुस्कुराते हुए बोला, साथियों, हमारी तो लॉटरी लग गई। ये तो ताले चाबी बनाने वाला कारीगर है जिसकी हमें तलाश थी। अब हमारा काम एकदम आसान हो जाएगा। सही कह रहे हो सरदार, उस गुफा के दरवाजे का ताला यही खोल सकता है। इसकी बनाई चाबी से हमारा काम बन जाएगा। कौन सी चाबी? कैसी गुफा? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? बताएंगे रे, सब बताएंगे। तुझे सब कुछ तसल्ली से समझाएंगे, पर फिलहाल तुझे चुपचाप हमारे साथ चलना होगा। चल, देर मत कर। अरे रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। देखिए साहब, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे उसके लिए जड़ी बूटी लेने जाना है। भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए, उसे मेरी जरूरत है। नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है। जब तक तू हमारा काम पूरा नहीं करेगा तब तक तू यहाँ से हिल भी नहीं सकता। और सुन, अगर तूने ज्यादा होशियारी दिखाई या हमारी बात टाली तो तुझे सीधा यमराज के पास भेज देंगे। समझ गया? राघव बुरी तरह डर गया और जान बचाने के लिए उन नकाबपोशों के साथ जाने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचा। वे तीनों लुटेरे राघव को उसी रहस्यमयी गुफा के सामने ले आए, जिसका जिक्र गांव में कहानियों की तरह होता था। गुफा के विशाल पत्थर को देखते ही राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे तुरंत अपनी बेटी काव्या की सारी बातें याद आ गईं, जो उसने सुबह बताई थीं। देख, आंखें खोलकर इन विचित्र तालों को देख। इस मुख्य द्वार पर सूर्य का चिन्ह बना हुआ है। इसके ठीक पीछे एक और गुप्त द्वार है जिस पर कमल अंकित है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। उस दूसरे द्वार के अंदर एक तीसरा दरवाजा भी है जिस पर त्रिशूल का निशान बना है। तुझे इन तीनों प्रतीकों के रहस्य को समझना होगा और इनकी ऐसी चाबियां तैयार करनी होंगी जो इन्हें एक झटके में खोल दें। समझ गया या फिर से समझाऊं? मैं सब समझ गया साहब, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आप लोग बाहर खड़े हैं तो आपको ये कैसे पता कि इस द्वार के अंदर 2 और दरवाजे हैं? क्या आप पहले कभी अंदर गए हैं? ये फालतू की बकवास बंद कर और अपना ज्यादा दिमाग मत चला। तेरा काम सवाल पूछना नहीं, इन दरवाजों की चाबियां बनाना है। तेरे झोले में सारे औजार पड़े हैं, उनका इस्तेमाल कर और काम शुरू कर। देख क्या रहा है मेरा मुंह? जल्दी कर, वरना अभी ही तुझे यमराज के पास भेज दूंगा। जल्दी हाथ चला। राघव लाचार था। उसके पास उनकी बात मानने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने कांपते हाथों से औजार उठाए, ताले की बनावट को गौर से परखा और चाबियां ढालना शुरू कर दिया। धूप तपती रही और सूरज ढलने लगा। सुबह से शाम हो गई और लगातार मेहनत करते करते राघव थकान से चूर होकर निढाल हो गया। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक और घोड़े की टाप सुनाई दी। इस बार घोड़े पर एक नकाबपोश स्त्री सवार थी,
जो तेजी से गुफा की ओर बढ़ रही थी। वो रहस्यमयी स्त्री घोड़े से उतरी और सीधा डाकू सरदार के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी मौजूदगी ने वहां के माहौल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। राघव भले ही चाबी बनाने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसके कान पूरी तरह उन दोनों की गुप्त बातचीत पर लगे हुए थे। क्या चाबी तैयार हो गई? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आप बेफिक्र रहिए। ये जो ताले चाबी वाला सामने दिख रहा है, ये अपनी कारीगरी में बड़ा माहिर मालूम पड़ता है। मैंने इसे साफ साफ समझा दिया है कि इस मुख्य द्वार के पीछे कमल और त्रिशूल वाले 2 और दरवाजे हैं। ये पूरी जी जान से चाबियां ढालने में लगा है। अच्छा हुआ कि चाबी वाला तुमको यही मिल गया। मुझे भी तो इस सल्तनत पर जल्द से जल्द राज करना है और उसके लिए उस खजाने की बहुत जरूरत है। ओह, ये चौथा नकाबपोश तो कोई औरत है। तो इसका मतलब ये सब अकेले नहीं है। ये स्त्री भी इन लुटेरों के साथ मिली हुई है और शायद वही इन सब की असली डाकू सरदारनी है। मुझे अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। मुझे जरा भी शक नहीं होने देना है। अगर इस सरदार को भनक भी लग गई कि उसकी असलियत मेरे सामने आ चुकी है, तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे अपनी जान और अपने परिवार की खातिर बिल्कुल अनजान बने रहना होगा। कुछ देर बाद वो डाकू सरदारनी वेश में आई स्त्री वापस अपने घोड़े पर सवार हुई और अंधेरे में ओझल हो गई। अगले दिन की पहली किरण के साथ ही राघव ने अपनी पूरी कारीगरी झोंक कर 3 चाबियां बनाकर तैयार कर लीं। अरे वाह, शानदार! तूने तो वाकई कमाल कर दिया। मेरा काम अब बिल्कुल आसान हो गया है। जा, अब तू आजाद है। निकल जा यहाँ से और सीधा अपने गांव लौट जा। पीछे मुड़कर मत देखना। राघव ने बिना एक पल गवाए अपने औजार समेटे और दबे पांव चुपचाप अपने गांव की ओर निकल पड़ा। डाकू सरदार ने अपने दोनों साथियों को परखती हुई नजरों से देखा और आदेश दिया। सुनो, पहले तुम दोनों आगे बढ़ोगे। पहली चाबी उठाओ और द्वार खोलो। सरदार का हुक्म पाते ही एक डाकू ने कांपते हाथों से चाबी उठाई और उसे पत्थर के उस भारी द्वार के विशाल ताले में डाल दिया। सन्नाटे में केवल चाबी के घूमने की किरकिर आवाज गूंज रही थी। काफी जद्दोजहद के बाद अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और वो रहस्यमयी द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। मानना पड़ेगा, वो ताले चाबी वाला तो उस्ताद निकला। उसने वाकई एकदम सटीक चाबी बनाई है। हमारा रास्ता खुल गया। लेकिन उनकी ये खुशी पल भर की थी। जैसे ही द्वार खुला, गुफा के भीतर से अजीबो-गरीब रंग बिरंगी किरणें फूट पड़ीं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो दूसरा डाकू जिसने दरवाजा खोला था चीख भी ना सका और देखते ही देखते पत्थर की मूरत में तब्दील हो गया। अपने डाकू साथी का ये खौफनाक अंजाम देखकर तीसरे डाकू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बुरी तरह थर थर कांपने लगा। अरे, ये क्या अनर्थ हो गया सरदार? ये तो देखते ही देखते बेजान पत्थर बन गया। ये कैसी जादुई शक्ति है? अरे तो क्या हुआ, मरने दे उसे। कम से कम द्वार तो खुल गया। हमारे रास्ते का एक कांटा कम हुआ। चल, अब तू अंदर चल, रुक मत। तीसरा डाकू खौफ के मारे कांप रहा था, लेकिन सरदार की मौत जैसी आंखों को देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो डरते डरते भारी कदमों से सरदार के साथ गुफा के भीतर दाखिल हुआ। गुफा के भीतर कदम रखते ही उनके सामने दूसरा विशाल द्वार आ खड़ा हुआ, जिस पर कमल का चिन्ह चमक रहा था। देख क्या रहा है? जल्दी से कमल वाली चाबी निकाल और इस ताले को भी खत्म कर, जल्दी। तीसरी डाकू ने थरथराते हाथों से दूसरी चाबी ताले में फंसाई और उसे घुमाना शुरू किया। कुछ ही पलों में एक भारी गूंज के साथ वो दूसरा द्वार भी खुल गया, लेकिन द्वार खुलते ही दोबारा वही हुआ। जैसे ही कमल वाला द्वार खुला, भीतर से निकली नीली रोशनी ने तीसरे डाकू को अपनी चपेट में ले लिया। पलक झपकते ही वो भी एक ठंडी और बेजान पत्थर की मूरत बनकर रह गया। अब गुफा के उस सन्नाटे में डाकू सरदार अकेला बच गया था। अपने दोनों साथियों को पत्थर की मूरत बना देख अब उसके हौसले पस्त होने लगे और वो बुरी तरह थर थर कांपने लगा। हे भगवान, यह क्या अनर्थ है? मेरा दूसरा साथी भी पत्थर का बन गया। अगर मैंने तीसरे द्वार को हाथ भी लगाया तो कहीं मेरा अंजाम भी इनके जैसा ना हो जाए। ये गुफा नहीं, यहाँ कोई बहुत बड़ा माया जाल है। मुझे फौरन यहाँ से निकलना होगा, वरना मेरी लाश भी यहीं पत्थर बनकर रह जाएगी। भागो यहाँ से,
इससे पहले कि सरदार अपने कदम पीछे हटा पाता, पूरी गुफा किसी भयानक भूकंप की तरह थरथराने लगी। ऐसा लगा मानो पहाड़ जाग गया हो। मौत को अपने इतने करीब देखकर सरदार के होश उड़ गए। वो अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह चिल्लाता हुआ बाहर की ओर भागा। जैसे ही वो लड़खड़ाते हुए गुफा की दहलीज से बाहर कदम रखा, पीछे से तीनों द्वार एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गए। लेकिन वो बच नहीं सका। अगले ही पल आकाश से गिरी बिजली जैसी जादुई रंग बिरंगी किरणें उस पर टूट पड़ी। सरदार के चेहरे पर खौफ की एक आखिरी लहर दौड़ी और वो वहीं खड़े खड़े एक बेजान पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गया। अब उस रहस्यमयी गुफा के बाहर 2 पत्थर के बुत पहरेदारों की तरह खड़े थे। उधर दूसरी ओर राघव भारी मन और गुस्से से भरा हुआ अपने घर वापस लौटा। उसके चेहरे पर खौफ और लाचारी के साफ निशान थे। हे भगवान, आपको क्या हुआ? आप तो राज दरबार में जाने वाले थे, फिर इस हाल में वापस क्यों आ गए? राघव ने एक गहरी सांस ली और रास्ते में डाकुओं के साथ जो भी बीती थी वो सारा खौफनाक मंजर अपनी पत्नी के सामने बयान कर दिया। सब किस्मत का खेल है शांति। उन बेरहम डाकुओं ने मुझे सूर्यगढ़ राज्य की सीमा तक पहुंचने ही नहीं दिया। उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। शांति, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ना जड़ी बूटी मिली और ना ही काम मिला। अब तुम्हारी दवा का इंतजाम कैसे होगा? अभी दोनों इसी उधेड़-बुन में थे कि तभी गांव के वैद्य जी बड़ी हड़बड़ाहट में वहां आ पहुंचे। अरे बेटा राघव, क्या तुम सूर्यगढ़ राज्य के राज दरबार के उस बड़े औषधालय से पत्नी के लिए जड़ी बूटी ले आए? नहीं वैद्य जी, मैं तो वहां पहुंच ही नहीं पाया। सब बर्बाद हो गया। अरे चलो, अच्छा ही हुआ जो तुम राज दरबार से वो जड़ी बूटी लेकर नहीं आए। क्या मतलब वैद्य जी? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बात यह है कि तुम्हारी पत्नी को जो लाइलाज बीमारी है उसका इलाज सिर्फ एक जादुई जड़ी बूटी से ही हो सकता है। उम्र हो गई है ना, इसलिए दिमाग से बात उतर गई थी। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से काफी दूर एक ऊंची पहाड़ी है जहाँ एक पहुंचे हुए साधु महात्मा रहते हैं। वो जड़ी बूटी सिर्फ उन्हीं के पास मिलेगी। तुम्हें शांति और काव्या को साथ लेकर उनके पास जाना होगा और किसी भी तरह उन्हें मनाना होगा। ठीक है वैद्य जी, अगर मेरी पत्नी की जान बचाने का यही एक रास्ता है तो फिर मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। मैं आज ही शांति और काव्या को साथ लेकर उस पहाड़ी की ओर रवाना हो जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन साधु महाराज को मना ही लूंगा। इतना कहकर वैद्य जी वहां से चले गए।